all of us dear. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? टू और मोर प्रोग्रेसिव वेव्स कैन ट्रेवल साइमल्टेनियसली इन ए मीडियम विदाउट अफेक्टिंग द मोशन ऑफ वन अनदर। दो या दो से ज़्यादा जो प्रोग्रेसिव वेव्स हैं किसी भी मीडियम में बिना एक दूसरे को प्रभावित किए हुए आराम से चल सकती हैं। ये therefore the resultant displacement of each particle of the medium at any instant is equal to the vector sum of the displacements by the two waves separately। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी मीडियम में दो या दो से ज़्यादा प्रोग्रेसिव वेव्स आराम से चल सकती हैं और दोनों या कई आपस में एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालती हैं, इसलिए इनकी वजह से अगर कोई मीडियम पार्टिकल मान लीजिए ये है, अगर ये डिस्टर्ब हुआ है यानी किसी वेव की वजह से, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इन्होंने कहा है कि अगर पहली, दूसरी और तीसरी वेव की वजह से डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो तीनों के द्वारा अलग अलग जो डिस्प्लेसमेंट पैदा किया गया है उनके वेक्टर सम के बराबर होगा। और जैसे आगे दो वेव्स के लिए अगर हम लें, अगर पहली वेव की वजह से डिस्प्लेसमेंट y1 हुआ है मीडियम पार्टिकल में, दूसरी की वजह से y2 हुआ है, तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा? वही इन्होंने लिखा है, इफ वेक्टर y1 एंड वेक्टर y2 आर डिस्प्लेसमेंट्स ड्यू टू द टू वेव्स, then resultant displacement is given as vector y is equal to vector y1 plus vector y2। जी हाँ, this principle is called principle of superposition और it holds for all types of waves। हर तरह की वेव्स के लिए ये लागू होता है, provided the waves are not of very large amplitude। अगर वेव्स का एम्पलीट्यूड लार्ज है तो ये लागू नहीं होगा। इफ वेव्स आर ऑफ वेरी लार्ज एम्पलीट्यूड एज लेजर वेव्स, देन दिस प्रिंसिपल डज नॉट होल्ड। जो लेजर वेव्स हैं उनका भी एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें भी ये प्रिंसिपल होल्ड नहीं करता है। एनीवे, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब हमको मेनली पढ़ना है बीट्स इन साउंड वेव्स। बीट्स इन साउंड वेव्स, बीट्स क्या होते हैं? ये फिनोमिना है साउंड में। व्हेन टू साउंड वेव्स ऑफ नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसीज आर प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली, देन द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट साउंड produced by their superposition increases and decreases alternately with time। अगर दो साउंड वेव्स, और ये ध्यान रहे नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसीज, यानी दोनों की फ्रीक्वेंसी में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक साथ किसी मीडियम में चलती हैं तो उनके सुपरपोजिशन से जो रिजल्टेंट साउंड है इसकी इंटेंसिटी इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज विद time। This rise and fall in the intensity of sound, this rise and fall in the intensity of sound is called the phenomena of beats। जी हाँ, इंटेंसिटी ऑफ साउंड का बढ़ना और घटना, राइज और फॉल, इसी को हम कहते हैं कि बीट्स पैदा हो रहे हैं। वन राइज एंड वन फॉल फॉर्म वन बीट। एक मैक्सिमम और एक मिनिमम को, एक राइज और एक फॉल को हम कहेंगे ये एक बीट बनाते हैं। आप यहाँ देखिए, हमने टाइम यहाँ लिया है, ग्राफ में टाइम लिया, इधर इंटेंसिटी ली है, तो आप देखिए इस टाइम पर ये मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है, इसके बाद थोड़ी देर के बाद फॉल मिल रहा है, मतलब यहाँ जीरो इंटेंसिटी मिल रही है।
अगेन थोड़ी देर के बाद फिर यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है, इसको हम राइज कहेंगे। इसके बाद अगेन थोड़ी देर के बाद ये फॉल मिल रहा है। तो राइज फॉल, राइज फॉल, राइज फॉल, आप देख रहे हो, राइज यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी, फॉल यानी मिनिमम इंटेंसिटी या जीरो इंटेंसिटी। तो इसी को हम कहेंगे कि वन बीट। और बीट फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं? द नंबर ऑफ टाइम्स द इंटेंसिटी ऑफ साउंड राइजेज एंड फॉल्स इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में जितनी बार साउंड मैक्सिमम और मिनिमम होती है, इसी को हम कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। अब आगे थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते हैं। इफ टू ट्यूनिंग फॉर्क्स ऑफ एग्जैक्टली द सेम फ्रीक्वेंसी, अगर दो बराबर फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फॉर्क हम लें और साउंडेड टुगेदर, एक साथ बजाएं, देन देयर इज नो राइज एंड फॉल इन द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट साउंड। तो उनकी इंटेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइज और फॉल नहीं होगा, नो राइज नो फॉल। बट इफ वन prong of a tuning fork is loaded by a small quantity of wax, अगर एक भुजा पर थोड़ा सा मोम लगा दें, so that its frequency is slightly lowered, तो मोम लगाने से, इसके आम पर मोम लगाने से, वैक्स लगाने पर इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, स्लाइटली लोअर्ड। और इसके बाद फिर इसको एक पर मोम लगा दें और फिर एक साथ ट्यून कराएं, then on sounding the two forks simultaneously a clear rise and fall in the intensity of sound, resultant sound is heard। तो आपको फिर राइज और फॉल सुनाई पड़ते हैं और इन्हीं को हम कहते हैं कि बीट सुनाई पड़ते हैं। तो एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि अगर पहली वेव की वजह से पार्टिकल का मीडियम पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट y1 है, दूसरी की वजह से, दूसरी वेव की वजह से y2 है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा y इज y1 प्लस y2। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बीट्स क्या होते हैं? अगर दो साउंड वेव्स डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की, नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसीज की अगर हम एक साथ बजाएं, एक साथ भेजें, तो रिजल्टेंट साउंड जो है उसमें मिलते हैं राइज एंड फॉल इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, कभी मैक्सिमम कभी मिनिमम। तो इन्हीं को हम कहते हैं कि बीट्स पैदा हो गए हैं। वन राइज और वन फॉल को मिला कहते हैं वन बीट। इन 1 सेकेंड जितनी बार ये राइज और फॉल होता है, इसको हम कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर ये दिया है कि अगर हम दो ट्यूनिंग फॉर्क लें सेम फ्रीक्वेंसी के और एक साथ बजाएं, नो बीट्स नो राइज एंड फॉल, लेकिन अगर एक पर मोम लगा दें तो जाहिर है उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो जाहिर है कि दोनों के साथ बजाने पर फिर आपको बीट्स सुनाई पड़ेंगे। अब तो ये रहा बीट्स। अब अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के मैथमेटिकली थोड़ा समझाने की कोशिश करूं, तो देखिए, मान लीजिए दो ट्यूनिंग फॉर्क हमने लिए, एक की फ्रीक्वेंसी है 256, दूसरे की है 254 254। दो ट्यूनिंग फॉर्क हमने लिए। मैथमेटिकली जरा बीट्स को समझिए, मैथमेटिकली बीट्स को जरा समझिए। हम टाइम ले रहे हैं, ये पहला है उसकी फ्रीक्वेंसी n1 यानी 256 और दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क जिसकी फ्रीक्वेंसी 254। जरा समझिए, जब टाइम 0 है उस समय पहला के जो वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा, वाइब्रेशंस कंप्लीटेड बाय द ट्यूनिंग फॉर्क, पहले के 256 होंगे, दूसरे के 254 होंगे। अगर 1/4 सेकेंड के बाद, ये टाइम जो है सेकेंड में हमने लिया है, 1/4 समय बीत जाए, तब इसके कितने वाइब्रेशन होंगे? 1/4, इसको 4 से डिवाइड कर दो तो 64 आ गया, इसको डिवाइड किया 63.5 आ गया। तो 1/4 सेकेंड के बाद ये 64 वाइब्रेशन करेगा, ये 63.5 वाइब्रेशन करेगा। दोनों का जो डिफरेंस है वो आधी वेव का हुआ। और आधी वेव का मतलब है कि दोनों वेव्स कैसी होंगी? अपोजिट फेस में होंगी। और जब दो वेव्स अपोजिट फेस में होंगी, तो जाहिर है कि जो इंटेंसिटी है वो मिनिमम मिलेगी या 0 मिलेगी। चलिए, अब हाफ सेकेंड के बाद इसको 2 से डिवाइड कर दो, इसको कर दो,
तो 128 वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा, ये 127। डिफरेंस कितना हुआ? 1 वेव का। 1 वेव का मतलब सेम फेस में है, और सेम फेस का मतलब हुआ कि मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। आफ्टर 3/4 सेकेंड तो ये वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा, पहले वाला 192, ये करेगा 190.5। तो 1.5 वाइब्रेशंस का डिफरेंस होगा, वेव का डिफरेंस होगा, यानी अपोजिट फेस में होंगे, और उस समय अपोजिट फेस मतलब मिनिमम इंटेंसिटी आपको मिलेगी। अब एक सेकेंड के बाद अगेन ये 256 हो जाएगा, 254। दोनों वेव्स का अंतर कितना हुआ? 2 वेव्स का मतलब सेम फेस में होंगे, सेम फेस का मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी साउंड की सुनाई पड़ेगी। तो आप ये देखिए कि मैंने 1 सेकेंड के लिए कैलकुलेट किया है। दो हमने ट्यूनिंग फॉक्स लिए हैं, 256 और 254, 256 और 254। तो आप एक सेकेंड में क्या होता है कि ये देखिए मैक्सिमम 2 बार तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है, और 2 बार मिनिमम इंटेंसिटी मिलती है, और एक मैक्सिमम और एक मिनिमम को मिलाकर क्या कहते हैं? 1 बीट। तो मैक्सिमम मिनिमम 1 बीट, मैक्सिमम मिनिमम 1 बीट, तो 2 बीट्स पैदा हो गए। तो बीट्स कुल कितने पैदा हुए? बीट्स यहाँ पर कितने पैदा हुए? 2। और 2 क्या है? वही दोनों का फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है, 256 254। तो वही मैंने लिखा है कि ऑन कंप्लीशन ऑफ 1 सेकेंड द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस बिकम 256 and 254 respectively, and the sound again becomes of maximum intensity. Thus in 1 second the intensity of sound will be 2 times maximum, see 1 2, and 2 times minimum, that is 2 beats will be heard in 1 second. तो इस तरीके से दो करीब करीब डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में किस तरह बीट्स पैदा होते हैं, ये मैंने यहाँ पर मैथमेटिकल एनालिसिस ली है, जस्ट आपके समझने के लिए।